हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। बिना बात किए सॉलिड स्टेट के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट के अंदर हम मैक्सिमम बात कर चुके। अगर मैं बात करूँ सिलेबस के पोर्शन के हिसाब से तो लगभग 40 से 50% सिलेबस आपका हो चुका है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट का लगभग हम 50% सिलेबस क्लियर कवर कर चुके हैं। और उसके अंदर मैंने जो पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी वो बात की थी पैकिंग एफिशिएंसी की। वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने ये कहा था कि जो एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो अपने पास होती है 52%, अप्रोक्सीमेट इतना ही था। और खाली स्थान कितना बचेगा ना भाई, 48%, यही था। फिर हमने बात की थी बीसीसी की बीसीसी के अंदर अपने कितनी होती है अपने पास 68, और जो बच गया स्थान कितना 32 हो जाएगा लगभग, वो अपने पास होगा खाली स्थान, यानी इतना स्पेस खाली रह जाएगा। और अपने पास जो लास्ट एफसीसी थी वो 74 थी, और कितना स्थान खाली रहेगा लगभग 26%। मतलब ये तो अपने पास रह गए वॉइड्स यानी स्पेस, और ये अपने पास हो गई पीई यानी पैकिंग एफिशिएंसी। ये बात कर चुके थे हम। पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणा। मैंने कहा था किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और यूसी का जो आयतन है, यूसी मतलब यूनिट सेल, यूसी के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी को अगर मैं 100 में से घटा दूं तो बनने वाला स्थान क्या होगा हमारे पास, रिक्त स्थान, जिसको हम बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स को बोलते हैं हिंदी के अंतराल। नाम अच्छा वॉइड से होता है, वही जानते हैं वॉइड्स क्या होगा, बता देंगे अभी आपको। अब जो लेक्चर होगा इसके ऊपर बेस होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हम कर चुके। और एक बात आप ध्यान रखना, एग्जाम में हर एक साल छोड़ के एक साल लगभग इस पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता ही रहता है। जैसे इस बार पूछा था कि बताओ एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, सीधा बताना था हमको कि 74% होती है साहब, बस हो गया काम अपना। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि कोई भी एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल बता दीजिए, तो बताया था मैंने आपको, या तो आप डायमंड लिख दो या ग्रेफाइट। फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंट्रीब्यूशन से। मैंने बताया था अगर कोने के ऊपर कोई एटम बैठा हुआ है तो ये बेटा 8 कंट्रीब्यूशन होगा, अगर फलक के ऊपर बैठा हुआ है तो ये बेटा 2 कंट्रीब्यूशन होगा, अगर काय विकर्ण पे है तो पूरा 1 कंट्रीब्यूशन होगा, फलक विकर्ण पे है तो ये बेटा 2 कंट्रीब्यूशन होगा, अगर किनारे पे तो एक बटा 4, अगर फलक के केंद्र में वो बॉडी के केंद्र में तो पूरा 1। बता दिया था मैंने आपको कि एससीसी के अंदर एटम 1 होता है, बीसीसी के एटम अपने पास 2 होते हैं, एफसीसी के अंदर अपने पास एटम 4 होते हैं। बताया था ईसीसी के अंदर अपने पास 2 होते हैं। ये बात हम कर चुके, ये पिछले लेक्चर की बात थी जो हम कर चुके। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, और उसका नाम अपने पास पैकिंग, पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग इन सॉलिड। हिंदी में बात करें अपन इसको तो बोलते हैं क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, इसे कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पैकिंग इन सॉलिड की, यानी आपको सॉलिड की पैकिंग करनी है। तो आप सॉलिड की पैकिंग कैसे करोगे? अब सुनो बात ध्यान से। मैंने आपसे पहले कहा था कि सॉलिड स्टेट जो है पूरा का पूरा 3D है, क्योंकि आपसे मैंने कहा था जो आप लैटिस बनाते हो, जो भी आप जालक बनाते हो वो पूरा का पूरा जालक 3D होता है। पता है 3D कैसे होगा? एक तो आप एक्स डायरेक्शन में जाओगे एटम को लेके, एक वाई में जाओगे, और एक आप जेड में जाओगे। जब आप किसी एटम को या किसी भी अवयवी कण को एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर लेके जाओगे तो बताओ पूरा 3D कवर होगा कि नहीं होगा? इसलिए बनने वाले लैटिस कौन से थे अपने पास? 3D। और मैंने आपको 3D लैटिस समझाया था, कहा था कि 3D लैटिस की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से लैटिस का निर्माण होता है उसे बोला था आपने यूनिट सेल, यानी उसे बोला था आपने एकक कोशिका। और एकक कोशिका से बनने वाली लैटिस को बोलते थे अपन क्रिस्टल लैटिस, यानी जिसे बोलते थे अपन क्रिस्टल जालक। ये बात हम कर चुके थे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप पैकिंग इन सॉलिड की बात करना चाहते हो तो आप बात किसी करोगे भाई 3D में, यानी 3D के अंदर किसी सॉलिड की पैकिंग किस प्रकार की जाएगी। मतलब तो ये हुआ कि अगर आप पैकिंग इन सॉलिड की बात करना चाहते हो तो पैकिंग किसके अंदर करोगे आप? 3D, यानी मैं बात करूंगा 3 डायमेंशन, यानी आपको एक्स पे भी जाना पड़ेगा, आपको वाई पे भी जाना पड़ेगा, और आपको जेड में भी जाना पड़ेगा। उसकी सीखनी हमको पैकिंग। अब सुनो, अगर आपको 3D के अंदर पैकिंग सीखनी है, सुना बात ध्यान से, ये बिल्कुल बेसिक पोर्शन है, वो आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, ये ओनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरे लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये बात एडवांस की है। लेकिन हमको पैकिंग के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। अगर आप पैकिंग को तरीके से समझ गए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मॉडल यूज नहीं लूंगा, आपको पूरा 3D के अंदर इमेजिन कराऊंगा कि पूरा एटम कहाँ पे कैसे कैसे बैठा है। क्योंकि पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर 2 ही बातें काम की होती है। एक तो आपको पोजीशन पता हो कि एटम की पोजीशन क्या है, यानी एटम इस प्रकार कहाँ पर व्यवस्थित है, समझ गए ना बात, कि एटम की पोजीशन क्या है। और दूसरी विशेष बात कि एक एटम कितने एटम को स्पर्श कर रहा है, यानी मैं कहूँ कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, उसको बताऊंगा। उसको बोलते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे बोलते हैं यहाँ पे समन्वय संख्या। अभी बात उसकी होने वाली है क्योंकि हम पैकिंग के ऊपर आ गए। तो मैंने आपको पोजीशन बता दी,
आज जो बात करूंगा मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर की। सुना वापिस बात ध्यान से, अगर आपको 3D के अंदर पैकिंग सीखनी है तो पहले आपको 3D से पहले आपको सीखनी पड़ेगी 2D की पैकिंग। भाई ये थोड़ी कि आप डायरेक्ट 3D में चल जाओगे, पहले आपको 2D, और 2D से पहले मैं बात करूं तो आपको सीखनी पड़ेगी 1D पैकिंग। यानी पहले तो आपको सीखनी पड़ेगी 1 डायमेंशन पैकिंग कैसी होती है, फिर आपको सीखनी पड़ेगी 2 डायमेंशन पैकिंग कैसी होती है। और अगर आप ये 2D वाला मतलब ये अगर आप 2D वाली बात सीख गए, कौन सी वाली बात, पैकिंग की, वापस सुनो, अगर आपको 3D के अंदर पैकिंग समझनी है तो पहले आपको समझनी पड़ेगी 1 डायमेंशन की पैकिंग, उसके बाद समझनी पड़ेगी आपको 2 डायमेंशन की पैकिंग, और उसके बाद समझनी पड़ेगी आपको 3 डायमेंशन की पैकिंग। यानी आपको 3D में पैकिंग समझने से पहले 2D की पैकिंग, और 2D की पैकिंग समझने से पहले आपको 1D की पैकिंग आना बेहद आवश्यक है। यानी आप बिना 1D की पैकिंग के 2D की पैकिंग नहीं समझ सकते, और बिना 2D की पैकिंग के आप 3D की पैकिंग नहीं समझ सकते। मतलब हमको तो जाना यहाँ पे है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में, हमको तो जाना यहाँ पे है, लेकिन इस पर आने से पहले हमको पहले ये कवर करके आना होगा, फिर हमको ये कवर करना होगा, और उसके बाद कवर किसको करेंगे हम, 3D को। अब सुना बात ध्यान से, कई क्या करते हैं कि सीधे 3D पढ़ाएंगे, सीधे 2D पढ़ाएंगे। मैं आपको तरीके समझाऊंगा कि हम 1D से 2D कैसे गए और 2D से 3D पैकिंग के ऊपर कैसे आए। और इस 3D पैकिंग से आपने जो यूनिट सेल पढ़ी है, कौन कौन सी, सिलेबस की बात कर रहा हूं आपके, एक तो SCC की, एक BCC की और एक FCC की, यानी सरल घनीय कोशिका जिसे बोलते हो आप प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी एक तो SCC जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय मात्र कोशिका। दूसरी पढ़ाई थी आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घनीय मात्र कोशिका। और तीसरी पढ़ाई थी आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय मात्र कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं की पैकिंग, यानी इनकी पैकिंग से मैं आपको वो लेटेस्ट बना के बताऊंगा, कौन कौन सा, SCC, BCC और FCC। बिल्कुल आप तरीके से इमेजिन कर पाओगे कि SCC का निर्माण कैसे होता है, BCC का निर्माण कैसे होता है और FCC का निर्माण कैसे होता है। अब तक जो हमने पुराने वाले लेक्चर पढ़े थे उनमें तो मैंने सीधे बता दिए थे आपको कि बताओ, मैंने कहा था कि SCC के अंदर परमाणु कोनों पर होते हैं। क्या मैंने बताया कि सर ऐसे होता है, क्यों है? आपने कभी पूछा क्या कि सर SCC के अंदर परमाणु कोने पर ही क्यों होता है, केंद्र पर क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना भाई, आपका डाउट आना चाहिए था, लेकिन आप पूछोगे नहीं क्योंकि आपको बताया भी यही जाता है। मैंने भी आपको यही बताया, लेकिन अब तो बताऊंगा ना मैं, तो आपको बात एडवांस की सुनना। मैंने आपसे कहा था कि SCC के अंदर अवयवी कण कहां पे होते हैं, ओनली फॉर ओनली घन के कोनों पर। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर कोनों पर ही क्यों होता है, केंद्र में क्यों नहीं होता? कुछ स्पेशल बात क्या होगी वो बात समझेंगे हम पैकिंग से। दूसरी बात मैंने आपको BCC में क्या बताई थी कि अवयवी कण घन के कोनों पे होता है और साथ में घन के केंद्र में होता है। आप ये कहोगे सर घन के केंद्र में कैसे होता है, फलक के केंद्र में क्यों नहीं होता? वो भी बात कौन समझाएगा हमको, पैकिंग। तीसरी बात समझाई थी मैंने आपको FCC कि FCC के अंदर जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होते ही हैं, साथ में आपके पास पा जाएंगे फेस सेंटर पे, यानी फलकों के केंद्र में। आप कहोगे सर फलकों के केंद्र पे क्यों होते हैं, घन के केंद्र पे क्यों नहीं होते? वो भी बात आपको कौन बताएगा, पैकिंग। यानी आप इस पैकिंग के जरिए SCC, BCC और FCC तीनों प्रकार की यूनिट सेल का अध्ययन कर पाओगे। यानी ये जो पूरी यूनिट सेल है SCC, BCC और FCC तीनों की तीनों किसके ऊपर आधारित होगी भाई, पैकिंग। तो सोचो पैकिंग अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट हुई। यानी बिना पैकिंग के आप SCC को, BCC को और FCC को समझ नहीं पाओगे। रटना बात अलग है, रटने वाली बात अलग है कि SCC में अवयवी कण घन के कोनों पे होते हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। BCC में अवयवी कण घन के कोनों पे होता है, घन के केंद्र पे होता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और FCC में अवयवी कण घन के कोनों पे भी होता है और फलकों के केंद्र पे। तो ये बात तो भाई हम भी जानते हैं, लेकिन तुमने ये इमेजिन करा क्या कि सर बनके कैसे आई होंगी, और इनको बनाने का जो पूरा का पूरा आधार है वो आधार ही किसका होता है भाई, पैकिंग। यानी हमको अगर 3D के अंदर किसी भी सॉलिड की पैकिंग का पता लग जाए तो हम बता सकते हैं, बताओ वो SCC होगी, वो BCC होगी या वो होगी FCC। और इसमें आपकी हेल्प करूंगा भाई, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगा, प्रॉपर आपकी इमेजिनेशन ऐसी हो जाएगी, हम देख पाएंगे कि वाकई में ये जो पैकिंग है वो SCC को बताना चाहती है या BCC को बताना चाहती है या FCC को बताना चाहती है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम मेरे पास पैकिंग इन सॉलिड, यानी क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, यानी क्रिस्टलों में अवयवी कणों को आप कितना क्लोज व्यवस्थित कर सकते हो, वही क्या कहलाएगी उसकी पैकिंग। बात समझ में आ गई। यहाँ तक पैकिंग के बारे में क्या कहना था। और मैंने कहा था पैकिंग आप पढ़ोगे 3D में, और 3D में पैकिंग पढ़ने से पहले आपको 2D में, और 2D से पैकिंग पढ़ने से पहले आपको 1D में पैकिंग आना बेहद क्या है, आवश्यक। यहाँ तक का बेसिक पोर्शन समझाना चाहता था कि पैकिंग का आपकी यूनिट सेल के अंदर कितना योगदान है। बात समझ में आ गई कि अगर ये यूनिट सेल ही इससे बन रही है तो पैकिंग तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना पैकिंग में। तो पैकिंग बात समझ आएंगे। अब मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूँ कि पैकिंग होती कैसे। तो मैंने कहा अगर आप 3D में पैकिंग समझोगे तो पहले आपको 2D में जाना पड़ेगा, और 2D से पहले आपको किस में जाना पड़ेगा भाई, ऐसे मूव करोगे आप। पहले आप जाओगे 1D से 2D में, और 2D से किस में जाओगे आप, 3D में, जब पैकिंग सीखोगे। अब पैकिंग को समझने से पहले
मैं कहूंगा पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर दो ही बात काम की है। एक तो आपको पोजीशन पता हो, पोजीशन अलग चीज होता है, और योगदान यानी कंट्रीब्यूशन अलग चीज होती है। पोजीशन तो क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी अवयवीकरण घन के कोनों पे, तो कोने पे क्या है उसकी पोजीशन। सुना बात ध्यान से, पोजीशन एक अलग पॉइंट है और कंट्रीब्यूशन एक अलग पॉइंट है, यानी स्थिति एक अलग व्यवस्था है और उसकी योगदान कितना है वो अलग चीज। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी अवयवीकरण, कोई भी यूनिट सेल है, उसके अंदर जो अवयवीकरण है वो घन के कोने पर व्यवस्थित है, तो कोना क्या होगी उसकी पोजीशन। अब उस कोने पर जो एटम बैठा हुआ है उसका उस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, यानी कितना अंश उसका उस यूनिट सेल के अंदर काउंट हो रहा है, वो कहलाएगा उसका योगदान। तो पोजीशन योगदान के एक ही होंगे क्या, अलग अलग। तो आपको दो बात याद होनी चाहिए, एक तो पोजीशन का पता होना चाहिए। अगर आपको पोजीशन का पता लग गया तो कंट्रीब्यूशन का पता तो आप लगा ही लोगे। जैसे मैं कहूँ कोने पर तो पता लग जाएगा सर 1/8 है, फलक पर सर पूरा 1/2 है, घन केंद्र में सर पूरा 1 होगा, काय विकर्ण पे 1 होगा, सर फलक विकर्ण पे आधा होगा, किनारे पर 1/4 होगा, पता लग गया। तो पहली बात तो आपको क्या होनी चाहिए, पोजीशन, पता लगा लिया पोजीशन। दूसरी विशेष बात जो यहाँ पे काम आएगी, उस टॉपिक का नाम है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में समन्वय संख्या, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है भाई। पूरी सॉलिड के अंदर यानी पूरी पैकिंग के अंदर आपको पास दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो पोजीशन, वो मैं आपको बता चुका, और एक हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी बात करेंगे अपन समन्वय संख्या। किसकी बात करेंगे भाई, समन्वय संख्या। ये टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट। पैकिंग जानने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब सुनो बात ध्यान से। अगर मैं आपसे परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो सुना परिभाषा क्या होगी, उससे परिभाषा से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं समन्वय संख्या से मतलब क्या है। अगर अपन डेली लाइफ का अगर एग्जांपल ले तो मैं कह सकता हूं, जैसे मान लो आप बाजार के अंदर घूमने जा रहे हो, आप मान लो बच्चे थे और आप बच्चे थे जो बाजार के अंदर घूमने जा रहे हो, तो एक हाथ तो आपका पकड़ा है पापा ने और एक हाथ पकड़ लिया आपकी मम्मी ने। बाजार में घूमने जा रहे हो, एक हाथ तो पकड़ लिया आपके पापा जी ने और एक हाथ पकड़ लिया आपकी मम्मी ने। मतलब आप एक प्राणी हो, एक हाथ तो पकड़ लिया आपका पापा ने और एक हाथ पकड़ लिया आपका मम्मी ने। सुनना बात ध्यान से, जैसे मान लो ये आप हो, एक हाथ तो पकड़ लिया आपके पापा जी ने और एक हाथ पकड़ लिया आपकी मम्मी ने, और ये आप खुद हो, ये आप खुद हो, एक तरफ पापा जी अपने पास और एक तरफ मम्मी जी। तो मैं कहूँगा सुना ध्यान से, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका हाथ दो व्यक्तियों ने पकड़ा है, एक तो आपके फादर ने पकड़ा है और एक आपकी मदर ने पकड़ा है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, 2। कितना नंबर होगा, यानी मैं अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं कि बताओ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, तो आप कह दोगे सर ये होगा अपने पास 2। कितना होगा, 2। अब सुनो बात ध्यान से परिभाषा, यानी किस एटम का हाथ कितने एटम ने पकड़ा है, किसी भी एटम का हाथ कितने एटम ने पकड़ा है। अब पकड़ने का मतलब क्या होगा, कोई जनरल लाइफ की बात तो नहीं करें, हम तो बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। तो सुना ध्यान से, किसी भी एटम को कितने परमाणु टच कर रहे हैं, किसी भी परमाणु को कितने अन्य परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, वो उस परमाणु का कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। परिभाषा सुनना ध्यान से, किसी भी परमाणु को कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं वो ही उस परमाणु का कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इस परमाणु की बात करूं तो इस परमाणु को ये वाला परमाणु टच कर रहा है और इधर से ये वाला टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई, 2। अगर मान लो मैं इस परमाणु की बात करता, अगर मान लो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ऐसे, अगर मैं इस परमाणु की बात करता तो इस परमाणु को तो केवल ये वाला टच कर रहा है, क्या इधर को टच कर रहा है, क्या ऊपर को टच कर रहा है, क्या नीचे को टच कर रहा है, तो मैं कहूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए भाई, 1। बात समझ में आ रही है, किसी भी परमाणु को कितने अन्य परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्श करने वाले जो परमाणु है उस परमाणु का कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सुनो परिभाषा क्या है, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में, संरचना क्रिस्टलीय होगी, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में एक परमाणु, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं को स्पर्श करता है, वो स्पर्श करने वाले जो परमाणु है वो ही उस परमाणु कहलाते हैं समन्वय संख्या, या उसे ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको CN। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। वापस सुनना, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु कितने अन्य परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है वो ही उसकी कहलाएगी समन्वय संख्या। जैसे मान लो मैं ऐसे कहता कि ये परमाणु है और ऐसे बना देता है ऐसे, देखो। अब अगर मान लो बीच वाले परमाणु की बात करूं, इस वाले परमाणु, तो इसको ये वाला टच कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला, यानी इस परमाणु को 1 2 3 और 4 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं। तो मैं पूछूं बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप सीधे कह दोगे इसका कितना होगा बड़े भाई, 4। यानी इस परमाणु को 4 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। और मान लो मैं इसका पूछता तो इसको तो एक ही कर रहा है, ये थोड़ी कर रहा है, ये थोड़ी कर रहा है, इसका कितना होगा भाई,
बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी परमाणु को कितने अन्य परमाणु स्पर्श कर रहे हैं वही कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ रही है? टच करने वाला एरिया क्या होता है? इस कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो मैं आपसे ये देता और ऐसे बना दूं कुछ, ये दे दिया। अगर मैं मान लो बीच वाले एटम की बात करता हूं इसकी, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट नंबर देखोगे क्या देखोगे आप? इसको ये वाला कर रहा है 1 2 3 4 और 5, तो मैं कहूँगा इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ जाएगा भाई? 5। कितना आ जाएगा? 5। समझ में आई? सीधी बात है, सिंपल बात है। समन्वय संख्या होती क्या है कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु कितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है वही कहलाती है उसकी समन्वय संख्या, वही क्या कहलाता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ गई कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है वही कहलाती है उसकी समन्वय संख्या। तो ये 2 टॉपिक समझाना था मेरे को आपको, एक तो पोजीशन जो आप पहले पढ़ चुके और ये समझनी थी आपको समन्वय संख्या जो मैंने आपको समझा दी। पता लग गया? समन्वय संख्या बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है वो इसकी कहलाती है समन्वय संख्या। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब मैं बात करता हूँ पैकिंग की। तो ये 2 टॉपिक समझाना जरूरी था भाई आपको पैकिंग से पहले। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले पैकिंग। एक मिनट, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पैकिंग की, और पैकिंग की पहले मैं बात करता हूं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पहले किस में पैकिंग पढ़ेंगे अपन? 1D में। मैंने कहा था अगर आपको 3D में पैकिंग की तरफ जाना है तो पहले आपको 1D में जाना पड़ेगा। 1D के बाद आप 2D में जाओगे, और 2D के बाद कहां जाओगे आप? 3D के अंदर। सीधे 3D के अंदर जंप नहीं मारोगे। अगर सीधा जंप मारोगे तो फिर मामला खराब होने वाला ही है। सोचो अगर आप 10th में नहीं पढ़ते, सीधे 12th में आते तो क्या जान पाते आप? कुछ भी नहीं जानते। तो पहले आपने CD बाय CD किया ना काम, तो हम ऐसा ही काम सॉलिड में पढ़ेंगे। पहले हम 1D में देखेंगे पैकिंग, फिर हम 2D में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे 3D में। फिर अपना काम तैयार हो जाएगा। और आप पक्की बात मानो, जब सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो आपकी इमेजिनेशन जो पावर है वो सॉलिड स्टेट को लेकर बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगी। क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो और आपने 2 एक्सरसाइज कर भी ली और देखा भी होगा कि शायद कोई क्वेश्चन आपसे अटकने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनाया हो। और लैंग्वेज में खुद बनाता हूँ, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करता भाई किताबों से, समझ गई बात? तो चेक करूंगा, फिर एक्सरसाइज दूंगा मैं अब पैकिंग के ऊपर। अब जो एक्सरसाइज मिलेगी आपको किसके ऊपर मिलेगी? पैकिंग के ऊपर। देखते हैं कि तुमने पैकिंग कितना समझा है। तो सब विद्यार्थी ध्यान दे और ध्यान से देखें इस पैकिंग को। तो सुनो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहले मैं बात कर रहा हूं 1D पैकिंग की, उसके बाद 2D की, उसके बाद बात करेंगे 3D की। तो स्टार्ट करते हैं अपना 1D पैकिंग। अगर मैं बात 1D पैकिंग करूं तो मैं कहूंगा अपने पास 3 एक्सिस होती है। कौन कौन सी? ये एक्स, ये अपने पास होती है वाई, और ये अपने पास होती है जेड। ऐसा होगा मामला कि अपने पास एक तो एक्स एक्सिस है, आपकी साइड में मैं ऐसे मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, आपकी साइड में वाई मान लिया, और ये अपने पास जेड मान लिया। 3 एक्सिस हो गई। अगर आप 1D की बात करोगे तो आप चाहे एक्स को ले लो, चाहे वाई को ले लो, चाहे जेड को ले लो। मैं कहूँगा आपको डायमेंशन एक ही चूज करनी पड़ेगी, तभी तो 1D बनेगा भाई। वो अगर 3 दिशाएं हैं तो आपको 3 दिशाओं में से केवल एक दिशा ही चूज करनी पड़ेगी, तभी क्या बनेगा वो 1D। 2D में 2 और 3D के अंदर पूरा का पूरा 3D कवर कर लेंगे। ऐसा ही तो होता है, जानते हो इस चीज़ को, तो आप बेसिक चीज़ है। तो मैं बात करूंगा अगर मेरे को 1D के अंदर पैकिंग करनी है तो मैं पार्टिकल को केवल एक ही अक्ष के ऊपर जमा सकता हूँ, इसके अलावा कोई और चांस है क्या? नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं अवयवीकरणों को जमाना चाहूँ तो आप चाहे एक्स ले लो चाहे वाई, आपकी इच्छा है जो। अगर मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ एक डायमेंशन को, तो मैं अवयवीकरणों को लेके आता हूँ। लेके आने के जमाने का तरीका क्या होगा मेरा? यहाँ रख दूंगा, फिर यहाँ। मैं कहूँगा अगर मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस मान ली तो अवयवीकरण जमाने का मेरे पास एक ही तरीका होगा। कैसे? ये लो, उसके पास ये दूसरा आइटम लो, उसके पास ये तीसरा आइटम लो, इसके पास ये चौथा आइटम लो, इसके पास ये 5वां आइटम, बस चलता जाएगा। क्योंकि लैटिस का कोई अंत तो होता नहीं, इनफाइनाइट होता है मामला। बताओ इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था बना सकते हो क्या आप 1D में? अगर मैं ओरिजिनलिटी के अंदर बात करूं, अगर वास्तविक तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1D पैकिंग तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये तो पाई नहीं जाएगी। अरे 1D में तुम क्या पैकिंग कर लोगे भाई? जब दिशाई आपने एक ली है तो उसकी पैकिंग क्या अच्छी होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल भी उसकी अच्छी पैकिंग नहीं होगी। लेकिन जमाने का तरीका तो यही होगा, इसके अलावा कोई और तरीका है जमाने का? आपको सर मैं तो जमाऊंगा भाई, पार्टिकल ही दूर दूर कर दिए तो बताओ क्या सॉलिड बन सकता है क्या? मैंने कहा सॉलिड के अंदर अवयवीकरण बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास व्यवस्थित। तो ये वाली पैकिंग तो अलाव ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं कहूँगा एक्स मतलब एक अक्ष में परमाणु को जमाने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका होगा अपने पास ही। पता होगा कि नहीं हो? इसे बोलते हैं अपन 1D पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं अपन? 1D पैकिंग। अब मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ इस 1 डायमेंशन में, ये 1D है, इस 1D पैकिंग में परमाणुओं का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ आपने जो 1D पैकिंग बनाई है इसमें जो अवयवीकरण है, यानी जो परमाणु है जो भी है, चाहे आयन मान लो, मॉलिक्यूल मान लो, कुछ मान लो आप, किसके अंदर जो ये एटम है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पूछ ली उसने? समन्वय संख्या। क्या पूछ ली? समन्वय संख्या। बताओ क्या होगी इसकी समन्वय संख्या क्या हो? तो सुनो ध्यान से, मैंने कहा था समन्वय संख्या क्या होती है?
कि किसी भी परमाणु को जितने अन्य परमाणु स्पर्श करते हैं वही उस परमाणु कहलाती है समन्वय संख्या। क्या बोला मैंने? किसी भी परमाणु को जितने अन्य परमाणु स्पर्श करते हैं वही उस परमाणु कहलाती है समन्वय संख्या। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। अब सुनो ध्यान से बात। अब मैं कहूंगा अगर मान लो मैं इस एटम को देखता हूं, इस वाले को, तो मैं कहूंगा इसको तो एक ही टच कर रहा है, तो इसका तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 हो जाएगा। अगर मान लो आप इस एटम की बात करते हो, इस एटम की, अगर मैंने जिसको मार्क किया आप इस एटम की बात करते हो, तो इसको एक तो इधर वाला टच करता है और एक इधर वाला, यानी इस एटम को कितने टच कर रहे हैं? 1 और 1 2। तो मैं कहूंगा इसकी समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए? अब आप कहोगे सर आपने हमको बेवकूफ बना दिया, आपने तो इस वाले एटम का चयन किया है, आप चाहते तो सर इस वाले एटम का भी चयन कर लेते। अगर आप इस वाले एटम का चयन करते तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आना चाहिए था भाई? 1, क्योंकि इसने कितने को स्पर्श किया है? 1 को, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आना चाहिए था? 1। लेकिन आप जानते हो कि 1D पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है अपने पास? 2। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई तो गड़बड़ रह गई अपने से भी, जिससे हम ये तरीका नहीं निकाल पाए कि इसका नंबर 1 नहीं होता, इसका नंबर तो कितना होता है भाई? 2। अब सुनो भाई, फिर हमको करना पड़ेगा परमाणु का चयन, यानी आपने जो परमाणु लिया है ये वाला जो आप लेना चाहो उसका आपको करना पड़ेगा चयन कि आप किस परमाणु का निकालना चाहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सुना ध्यान से, पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर ये बात आपको कहीं नहीं बताई जाएगी भाई, ये बात आपको कहीं नहीं बताई जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, फिर जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं होगी सॉलिड स्टेट को लेकर। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो तो आप उस परमाणु का चयन करोगे, आपको परमाणु चयन करना पड़ेगा। अगर आपने इसका चयन कर लिया तो नंबर 1 आएगा, इसका चयन कर लिया नंबर 2, गड़बड़ हो गई ना, हम 1 माने या 2 माने, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता पूरी की पूरी यूनिट सेल में, चाहे आप कहीं से देख लो। तो मैं कहूँगा इसका कोऑर्डिनेट नंबर या तो 2 ही होगा या 1 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा कांस्टेंट बना जाता है। ये विशेष बात है यूनिट सेल की। अब सॉलिड स्टेट के अंदर सर हम किस परमाणु को चयन करें? तो आपको उस परमाणु का, लिख रहा हूं मैं, उस परमाणु का चयन करना है, उस परमाणु का चयन करना है जिसके चारों ओर परमाणु घिरे हो, यानी आपको एक ऐसे एटम का चयन करना है जिसके चारों ओर क्या हो? परमाणु ही परमाणु। अगर मान लो आप इस एटम का चयन करते हो तो मैं कहूंगा इसके भाई ये तो 1D है, मैं कहूंगा इसकी इधर तो परमाणु है, क्या ऊपर कोई परमाणु है? क्या इधर कोई परमाणु है? क्या इधर कोई परमाणु है? क्या बताओ, क्या इसका चयन होगा? क्या नहीं होगा। मैं कहूंगा इसकी तो इधर ही है, ना इधर है ना इधर है ना इधर है, कैसे पता लगाए? लेकिन आप सोचो इधर वाले, भाई ऊपर की तो बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि 1D है तो 1D में तो क्या बढ़ेगा ऊपर। लेकिन आप इस वाले की बात करो, इस वाले के इधर भी परमाणु है और इधर वाले परमाणु, बताओ इसका इन्वायरमेंट यानी इसका पर्यावरण दोनों तरफ से भरा हुआ है कि नहीं हुआ? इधर से भरा हुआ है और इधर से भी। आप जब उसको चयन करेंगे साहब, इधर वाले देखो इधर भी परमाणु है इधर भी परमाणु, बताओ सही होगा कि नहीं होगा? ये भी कर लो, क्या इसका होगा क्या? तो अगर चाहे आप इसको देखोगे तो भी देखो, इसको देखो आप 1 और 1 2, इसको देखो आप 1 और 1 2, मैं कहूँ इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ना तो हम इसका चयन कर सकते हैं ना इसका। क्यों नहीं कर सकते? अरे सोचो ना, बहुत लंबी श्रृंखला होगी। अगर आपने इसका चयन किया तो मैं 1 एटम और लगा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं है ना सॉलिड तो कितना भी लंबा हो सकता है। फिर वापस कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारे पास? 2। मैं कहूँगा पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब पूरी की पूरी 1 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर कितना आता है अपने पास? 2। कोई पूछ ले बताओ 1D के अंदर समन्वय संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 2। पता लग गया। और आप उस परमाणु को चयन करोगे जिसके चारों ओर का इन्वायरमेंट क्या होगा? पूरा भरा हुआ, यानी चारों ओर उसके परमाणु ही परमाणु और कुछ नहीं दिखे हमको, तो ही आप उसका निकालोगे कोऑर्डिनेट नंबर, अन्यथा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप नहीं निकाल पाओगे। और ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये तो बात की अपने पास 1D पैकिंग, ये तो बात की अपने पास 1D पैकिंग की। धन्यवाद आज के लिए। अब इसके बाद समझाऊंगा मैं आपको 2D पैकिंग। तो मैं कहूंगा यहां तक की तो आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि 1D पैकिंग से मतलब है क्या। धन्यवाद। और ये लेक्चर आप पढ़ ही लेना भाई, ठीक है। और इसकी मैं एक्सरसाइज बाद में दे दूंगा आपको, पहले पढ़ाऊंगा आपको पूरी पैकिंग क्या होती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ऐसी मेरी उम्मीद। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित। धन्यवाद।